जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, ज़िंदाबाद हैं। और आज सभी के ज़हन में ये प्रश्न ज़रूर होगा कि क्लास 15 मिनट लेट क्यों हुई है? पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी से कि क्लास आपकी लेट हुई है, परंतु रीज़न इसका जेन्युइन था। मैं बिल्कुल भी लेट नहीं था, ना मैं अपनी क्लास में कभी लेट होता हूँ। एयरफ़ोर्स का तकरीबन 5 बजे के आस-पास रिज़ल्ट आया था, तो उसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से एयरफ़ोर्स के रिज़ल्ट पर एक वीडियो बनाई। उसकी कट ऑफ में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे कि कट ऑफ ऐसे इतनी इधर-उधर क्यों गई है? उसके लिए एक वीडियो लाना बहुत ज़रूरी था, ताकि बच्चे परेशान ना हों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोज़गार विद अंकित में। आ जाइए सभी लोग एक बार, मुझे बताएँगे कैसे हैं आप सब? बताएँगे सभी लोग, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, वीडियो की क्वालिटी अगर ब्लर है, तो बिल्कुल उसको ठीक कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखिए, डेली की हमारी प्रोसेस ये रहेगी कि क्लास ख़त्म होने के बाद हम 2 मिनट में पूरी क्लास का रिवीजन करेंगे बहुत बढ़िया से। और क्लास शुरू होते समय मैं एक प्रश्न आपसे पूछा करूँगा जो कि कल की क्लास का होगा, ताकि मैं जान सकूँ कि हाँ, आप सब लोग ठीक से रिवीजन कर रहे हैं या नहीं। तो कल की क्लास से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ और मुझे बताइए कि एमकेएस सिस्टम का अन्य नाम क्या है? एमकेएस सिस्टम यानी कि एमकेएस पद्धति का अन्य नाम क्या है? एमकेएस सिस्टम का अन्य नाम क्या है? एमकेएस पद्धति का अन्य नाम क्या है? बताएँगे सभी लोग। एमकेएस पद्धति का अन्य नाम क्या है? ताकि मैं आपका रिवीजन चेक करूँ, ये क्वेश्चन इसके लिए है। तो सभी आ गए हैं और प्रेमजीत, अनिरुद्ध, बहुत तेज़ी से आपके कमेंट चल रहे हैं। तो नाम पढ़ पाने में तो मैं सभी के असमर्थ होऊँगा, माफ़ी चाहूँगा। बाकी जिनके नज़र पड़ेंगे उनके ज़रूर पढ़ लेता हूँ। अखिलेश हैं और हमारे साथ सोनू हैं। कमलेश हैं, सत्यम हैं, अविनाश हैं, लाला राम हैं। बिल्कुल ब्लर क्वालिटी को अभी कर देंगे, अभी आप चीज़ों को कंटिन्यू करिए। ब्लर क्वालिटी अभी सही हो जाएगी, परेशान मत होइएगा। हरीश लगा हुआ है हमारा, सोनू है, अर्चना है, अभिषेक, मानसी है, निकिता हैं। बहुत-बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए और गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे-राधे। सभी का एकदम गज़ब आंसर, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया देख के कि लग रहा है हाँ, आप सभी लोग अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आप सभी आंसर कर रहे हैं मीट्रिक सिस्टम। बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब सा आंसर है। देखकर भाई दिल खुश हो गया कि हाँ, आप सभी लोग रिवीजन में लगे हुए हैं। तो इसका नाम क्या होता है? मीट्रिक सिस्टम यानी कि मीट्रिक पद्धति। वहीं कुछ मेरे जवान एफपीएस और सीजीएस सिस्टम भी कर रहे हैं। बड़ी बढ़िया बात है भैया, शायद थोड़ी बहुत नींद में हल्के फुल्के होंगे। तो ये सब लोग आंसर कर रहे हैं मीट्रिक सिस्टम यानी कि मीट्रिक पद्धति। चलिए, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्वालिटी 1-2 मिनट में सही हो जाएगी। क्लास को हम कंटिन्यू रखते हैं ना। येलो इसलिए हो रही हैं ये लाइट्स आपके लिए, क्योंकि जो पहले वाली लाइट थी उससे बोर्ड पे टकरा के ना रिफ्लेक्शन बहुत पड़ता था। अब जो टीचर 4-4 5-5 घंटे क्लास लेते हैं ना, आंखें बिल्कुल अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने। इस वजह से लाइटनिंग थोड़ी कम की गई है, येलो लाइट लगाई गई है, हल्की हल्की येलो, जिससे कि आंखों पे जोर बहुत ज़्यादा ना पड़े। बोर्ड की रोशनी बहुत तेज़ होती है, स्टूडियो की रोशनी बहुत तेज़ होती है, इसलिए। चलिए तो फिर शुरू कर लेते हैं क्लास को। ब्लर क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, तुरंत सही हो जाएगी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे मेज़रमेंट यानी कि मापन। हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किन-किन चीज़ों का मापन किया जाता है, किस प्रकार से मापन होता है। तो मापन में सबसे पहला जो टॉपिक आता है, वो आता है 10 की घातें। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए, पहले इसको सही करवा लेते हैं। 1 मिनट का समय दे दीजिए ब्लर क्वालिटी पे। हरीश भैया बिल्कुल काम कर रहे हैं। ठीक है ना अभी? अभी एक बार कंफर्म करेंगे, शायद मेरी छवि आपको साफ दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल चक मैं दिखाई दे रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर। एक बार सभी लोग कंफर्म करें कृपया, क्या मेरा छायाचित्र आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? अभी तो क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। ये
आपके प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे पुलकित भैया जी ने ये काम किया है, उनके लिए अति धन्यवाद। चलिए, ऑल ओके। यहाँ आज के सेशन को, और सबसे पहले जो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 10 की घातें। अलग अलग तरह की 10 की घातें आपके सामने आ जाती हैं, कभी प्लस की घातें हैं, कभी माइनस की घातें हैं, अलग अलग विकराल रूपों में। पावर ऑफ 10, तो पावर ऑफ 10 दो तरह की होंगी, एक तो प्लस होंगी और एक माइनस की होंगी। ठीक है, एक तो धनात्मक घातें होंगी और एक ऋणात्मक घातें होंगी। तो पहले बात करेंगे हम धनात्मक घातें, यानी कि पॉजिटिव पावर्स। पॉजिटिव पावर्स, देखिए क्या होती हैं पॉजिटिव पावर्स। पॉजिटिव पावर्स क्या होती हैं? जैसे 10 की पावर 3, आपसे पूछा जाएगा 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं, तो 10 की पावर 3 का अर्थ ये होता है कि एक के आगे 3 जीरो। 10 की पावर 3 का अर्थ है एक के आगे 3 जीरो, और 10 की पावर 3 को हम कहते हैं किलो। इंग्लिश हिंदी दोनों में किलो पढ़ेंगे आप। प्रश्न आता है 10 की पावर 6 को क्या कहते हैं, तो 10 की पावर 6 को मेगा कहेंगे। और प्रश्न आता है 10 की पावर 9 को क्या कहेंगे, 10 की पावर 9 को गीगा कहेंगे। जीजा नहीं है ये, क्या है, गीगा है। क्या है, गीगा। ठीक है, एकदम झक्कास हो गया, चलो बहुत शानदार, वेरी गुड। तो 10 की पावर 3 को किलो कहेंगे, 10 की पावर 6 को मेगा कहेंगे और 10 की पावर 9 को गीगा कहेंगे। एक भाई साहब कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है। अरे भाई साहब, इतना तो आतंक हो गया, तुम कह रहे हो रिकॉर्डेड क्लास है। वैसे भी मैं रिकॉर्ड करता इसे तो कब करता, गांधी जी के समय में, जब वो दांडी मार्च कर रहे थे। ठीक है, अब देखो बहुत किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं। ऑप्शन आएगा 1000 वॉट, या ऐसे मान लो 10 की पावर 3 वॉट, बहुत आसान आसान प्रश्न, या 10 की पावर 6 वॉट, या 10 की पावर 9 वॉट, या 10 की पावर 12 वॉट। बताइए 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, तो बताइए 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं। तो बच्चे बिल्कुल बहुत बेहतरीन आंसर कर रहे हो आप सब लोग। किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000, यानी कि किलो की जगह आप 10 की पावर 3 लिखो, और जो भी पावर लगी हुई, जो भी यूनिट लगी हुई है, जो भी मात्रक लगा है उसे लगा दो। बड़ी आसान सी बात है। किलो किसी के साथ भी लगा दो, भाई 1 किलोमीटर लगाओगे तो किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएंगे, किलोग्राम में 1000 ग्राम हो जाएंगे। तो किलो का मतलब 1000 से होता है। ठीक है, वैसे ही 10 की घात 6 का मतलब मेगा से, और 10 की घात 9 का मतलब गीगा से होता है। बड़ी आसान बात है। अब देखिए जी, देखो आगे आती है माइनस की पावर। तो प्लस की पावर फिर भी कम परेशान करेंगी, लेकिन माइनस की पावर बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। माइनस की घात कौन कौन सी होती हैं? माइनस की घात 10 की घात -1 से शुरू करते हैं। -1, -2, -3, फिर 3 के मल्टीपल में चलेंगी ये 6, 9, फिर चलेगी 12, 3 के मल्टीपल में चल रही है ना, 3 के गुणज में 12, 15, 18, 21 और 24। 3 के मल्टीपल में सारी सारी पावर्स चलती रहेंगी। तो 10 की पावर -1 को याद रखेंगे आप, ये होती है आपकी डेसी। क्या होती है? डेसी। और 10 की पावर -2 होती है सेंटी। इंग्लिश हिंदी दोनों में सेंटी ही पढ़ेंगे। ठीक है, आकाश महाराष्ट्र से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारा प्यार भाई आकाश आपके लिए। बाकी आप सब लोग मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। लगभग लगभग फिजिक्स से आने वाले प्रश्नों की संख्या तकरीबन 2। भाई टैटू से बिल्कुल दिक्कत होती है अमित कुमार, एक बार नोटिफिकेशन पूरी पढ़ें। मेरे हिसाब से लेफ्ट हैंड पे टैटू अलाउड होता है, राइट हैंड पे नहीं। और राइट हैंड में भी आपका या तो
मतलब देख लेना एक बार प्रॉपर तरीके से, नोटिफिकेशन को पढ़ो, या मुझे ग्रुप में ना टैग करके पूछ लेना। टैग करने का तरीका आप सभी जानते होंगे। देखिए, जो डाउट आपके यहाँ नहीं ले पाऊँ मैं, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, पढ़ाई से अलग हो, टैटू का हर एक भर्ती का अलग अलग होता है। तो एसएससी जीडी का एक बार मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। आप मुझे टैग करके पूछ लेना, @DHARMENDR टाइप करोगे, आ जाएगा। ठीक है जी। तो देखो, 10 की पावर -2 का क्या हो जाएगा, सेंटी। 10 की पावर -3 को क्या बोलोगे आप, मिली बोलोगे। देखो, 10 की पावर माइनस का मतलब क्या है, जैसे -1 है तो ये 1/10 है। अगर 10 की पावर -2 है तो 1 के आगे 2 जीरो बटे में, यानी कि 1 का 100वां हिस्सा, 1 का 10वां हिस्सा, तो जितनी जीरो हैं उतने ही ये होते हैं। ठीक है, विमा इसी चैप्टर में आ जाएंगी। 10 की पावर -6 को आप बोलते हो मेगा। 10 की पावर -9 को बहुत आसान है, क्या बोलोगे आप, नैनो। 10 की पावर -12 को क्या बोलोगे आप, पीको। फिर आप 15, देखो ये वाली जो है ये कॉमन सी हैं, बड़े आराम से याद हो जाती हैं। अब इनमें बड़ी समस्या है, ज़्यादा देखी नहीं होती हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन प्रश्न तो आता है। तो आप ऐसे याद रखो, मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है कि अकबर के दरबार में एक रत्न थे जिनका नाम था फैजी। क्या नाम था, फैजी। तो एफ से क्या बनेगा, फेमटो। फेमटो पढ़िए, या फिर आप फर्मी पढ़िए। ए से क्या बनेगा, एट्टो बनेगा। जेड से क्या बनेगा, जेप्टो बनेगा। वाई से क्या बनेगा, योक्टो बनेगा। ठीक है, एक मजे की बात यह है कि आज मतलब जो भी क्लास हम करते चलेंगे उसके लास्ट में कोशिश करेंगे कि उससे बनने वाले प्रश्नों को भी डिस्कस करें। अगर उस समय पे समय नहीं बचेगा तो कल की क्लास में करेंगे, लेकिन साथ के साथ प्रश्नों को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे कि पुरानी परीक्षाओं में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। सही है। 10 की पावर -6 जो होगी वो आपकी माइक्रो होगी, सॉरी मेगा की जगह ये क्या होगी, माइक्रो होगी, माइक्रो। जैसे देखो भैया, इससे प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न बनेगा कि बताओ एक माइक्रोमीटर में, एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होंगे, एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होंगे। 10 की घात -6 बी होगा, 10 की घात +6 सी होगा, 10 की घात 12 डी होगा, 10 की घात -12। बताइए, इसका आंसर दीजिएगा भैया इन सबको। अब तुम्हारा नाम है, जैसे मान लो कोमल सिंह है, तुमने इंग्लिश में ही लिख रखा है KOMAL, हिंदी में क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको हिंदी में भी यही बोलेंगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो या फर्मी, एट्टो, जेप्टो, योक्टो, इनको इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया आंसर आने शुरू हो गए हैं। ए ऑप्शन सभी का है, बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार। तो आशा करूंगा कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है। बाकी एक तो इससे बेसिक प्रश्न बन सकता है, जैसे कि ऐसे। अब देखो, एक घुमा के प्रश्न बनेगा, कैसे घुमा के प्रश्न बनता है एक बार चलते हैं। तो देखो, घुमा के प्रश्न ऐसे बनेगा, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, पहले सारी चीज को समझो, 5 मिनट समझ लो, उसके बाद प्रश्न बनाएंगे। आपसे मैं पूछूं कि आपके शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या है, यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहोगे भैया कोशिका है, सेल है। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि सेल के अंदर, कोशिका के अंदर क्या होता है, तो तुम बायोलॉजी के टर्म में बहुत सारी चीजें बता दोगे कि एंडोप्लास्ट, रेटिकुलम, ये वो जाने क्या क्या। लेकिन भैया मैं कह रहा हूं मुझे फिजिक्स के टर्म में बताओ, भौतिकी के हिसाब से। तो भौतिकी ये कहती है कि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बनती है, यानी कि परमाणु, अणु, एटम, न्यूक्लियस, इन सब चीजों से मिलकर बनती है। यही बात है, आओ इस पर एक बार नजर डालें। तो मैं कहता हूं ये है शेल, ये है आपके शरीर की एक कोशिका, एक कोशिका। हालांकि ये बहुत छोटी होती है, लेकिन चूंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, इसको समझने के लिए बड़ा बनाएंगे। अब कोशिका किससे मिलकर बनी होती है, जैसे मान लो कोशिका के अंदर तो पानी भी है, तो मैं पानी के एक अणु की बात करूंगा, पानी के एक मॉलिक्यूल की बात करूंगा। तो अगर आप कभी देखा हो आपने, तो मॉलिक्यूल जो होता है, जैसे पानी का मॉलिक्यूल है, तो पानी का मॉलिक्यूल
O2 होता है। अणु का मतलब क्या होता है? जो कंप्लीट हो अपने आप में। O2 जो है पानी नहीं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? O2 है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं किसी कोशिका के अंदर। ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं चलेगी। ये बात शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कि ऑक्सीजन कभी अकेले नहीं चलती है, वो किसी ना किसी के साथ मिलकर चलती है। ऑक्सीजन के साथ ही मिलकर चलेगी। तो 2 ऑक्सीजन इसके अंदर हम बनाएंगे। अब हम केवल एक अणु बना रहे हैं, हो सकता है ऐसे बहुत सारे अणुओं से मिलकर आपका पूरा कोशिका बनी हुई हो। तो ये हो गया एक अणु, ठीक है। अब अकेली ऑक्सीजन को क्या बोलोगे तुम इसमें भी? अगर तुम इसमें अकेली ऑक्सीजन को देखोगे तो इसको कहोगे तुम परमाणु, ठीक है। परमाणु का मतलब एटम, यानी कि एटम से मिलकर, 2 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है। ऐसे ही आप पढ़ते हैं कि परमाणु से मिलकर कौन बनते हैं? अणु बनते हैं, ठीक है। परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। अब अगर आप अणु के भी अंदर जाएंगे तो परमाणु के भी अंदर जाएंगे तो यहां पे होता है नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अभी के लिए इतना आप समझिए। तो ये क्या है? नाभिक है, यानी कि न्यूक्लियस है। अब देखो प्रश्न कैसे आता है। आपसे पूछेगा कि नाभिक का आकार कैसा होता है, न्यूक्लियस का साइज कैसा होता है। तो आप कह देना नाभिक का आकार पूछे या त्रिज्या पूछे, नाभिक का आकार पूछे या फिर त्रिज्या पूछे। आकार पूछे या त्रिज्या पूछे, यानी कि इसका साइज पूछे या फिर रेडियस पूछे, तो कह देना कि ये जो होती है ये 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर की होती है। ऑप्शन ऐसे ही आएंगे, 10 की पावर -15, 10 की पावर -10, 10 की पावर -3, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो 10 की पावर -15 की जगह ऑप्शन में ये भी हो सकता है माइक्रो, फर्मी, मेगा, गीगा। तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि 10 की पावर -15 को क्या बोलते हैं? फर्मी बोलते हैं, ठीक है, या फेम्टो बोलते हैं। तो ऑप्शन किसी भी तरीके से आ सकता है, याद रखेंगे आप। आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो कृपया बताएं कि यह बात सभी को समझ आ गई। और अगर आपको समझ में आ गई तो एक बात मुझे ये भी बताइए, एक बात मुझे साथ के साथ ये भी बताइए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं 10 की पावर -15 और 10 की पावर -10 में से कौन बड़ा है, तो ये भी बताइए। बताइए जी। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी इशू हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया समझ आ रहा होगा। ये देख लो, अब सही है। अब आकार बढ़ गया होगा। तो सभी कह रहे हैं कि बड़ा जो है इसमें 10 की घात -10 है। बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल माइनस में उल्टा चलता है। किसी को लग रहा हो कि अरे यार यूं कहा सवाल पूछा हो मास्टर जी तुमने, 15 बड़ा हो, नहीं, माइनस में उल्टा चलेगा। माइनस में 10 बड़ा होगा और 15 छोटा होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि ठीक है, नाभिक का आकार इतना है, नाभिक का आकार इतना है, नाभिक से बड़ा होगा परमाणु या छोटा होगा? ये तरीका है सीक्वेंस में चीजों को याद करने का। अगर आप रटते चले जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें यह समझ में आएगा कि भैया नाभिक तो अंदर है यार, परमाणु के अंदर है तो परमाणु बड़ा होगा। तो परमाणु का जो आकार होता है वो 10 की घात -10 मीटर के ऑर्डर का होता है और इसको बोलते हैं हम एंगस्ट्रॉम। 10 की घात -10 को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। तो प्रश्न आएगा कि बताओ एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम प्रश्न आएगा कि बताओ परमाणु का आकार किस ऑर्डर का होता है।
तो आप कहोगे भैया ऑप्शन होंगे या तो ऐसे होंगे 10 की पावर -10, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, या होंगे एंगस्ट्रॉम, फर्मी, मिली, माइक्रो, इस तरह के होंगे। ठीक है जी। तो आप सभी कह रहे हैं बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ गया। अब अगर हम और आगे बढ़ें, अब देखो आपको आसानी से समझ में आते चले जाएंगे। भाई अणु जो है, मॉलिक्यूल जो है, वो तो 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इसका आकार और भी बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम इसका आकार देखते हैं, एक अणु का आकार देखते हैं, तो ये नैनोमीटर के ऑर्डर का होता है। कितना? नैनोमीटर। और नैनोमीटर को 10 की घात -9 लिखते हैं, 10 की घात -9 लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए, कोशिका का आकार पूछे तो आप कहोगे यार कोशिका तो सबको अपने अंदर समेटे हुए है, ऐसे कितने ही अणु एक कोशिका के अंदर हैं? तो कोशिका का आकार तो और भी बड़ा है, और कोशिका का आकार होता है 10 की पावर -6 कहिए, या फिर आप कहिए माइक्रोन, या तो 10 की पावर -6 कहिए, या फिर आप कहिए माइक्रोन। ये माइक्रोन के ऑर्डर का होता है। तो कृपया एक बार बताएं, इससे बनने वाले चारों प्रश्न आपको समझ में आ गए? 10 की घात से बनने वाले ये सारे प्रश्न हैं, 10 की घात से बनने वाले ये 4 सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अगर ये चारों सवाल आपको क्लियर हैं कि भैया जी नाभिक का आकार ये होता है, परमाणु का आकार ये होता है, अणु का आकार ये होता है, कोशिका का आकार ये होता है, सेल का साइज ये होता है, तो कृपया करके मुझे बताएं कि भैया हमें समझ में आ गया। लिखने का मन नहीं करता, केवल समझने का मन करता है। कोई बात नहीं भाई, आप समझते रहो, बाद में पीडीएफ से आराम से आप लिख दोगे। तो सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है, सभी को सारी चीजें क्लियर हैं। बहुत ही बढ़िया, ओके की रिपोर्ट है। तो आपको ये समझना है, अब देखो अगर मान लो आपका कोई डाउट है, अब भैया तुमने कमेंट करा, हो सकता है कि पीछे है करीबन आपका 5000 बच्चा लाइव है, 5000 में बहुत तेज कमेंट चलेंगे, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों का ना देखे, तो कृपया करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, परेशान ना हो आप, ग्रुप में मुझे @ करके DHRMENDR लिखेंगे, मेरा नाम आ जाएगा, टिक करो उस पर, अपना पूरा का पूरा डाउट लिख दो। इसीलिए डाउट ग्रुप बनाया जाता है, अगर आपका कोई डाउट रह जाएगा तो उसको हम यहाँ पूछ लेंगे। अब देखो प्रश्न ऐसे आते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है बढ़िया बढ़िया तरीके से, ये रहा। आपसे पूछा जाएगा कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तुम कह देना भैया 10 की पावर -15 मीटर की होती है। परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर -10, अणु की त्रिज्या 10 की पावर -9, और कोशिका की त्रिज्या 10 की पावर -6। एक बार फिर से इसको समझने की अगर हम कोशिश करें, हालांकि इसमें कोई बहुत तोप चीज नहीं है, सबको समझ में आ गया है कि हमें पता है कोशिका होती है, कोशिका के अंदर अणु होते हैं, अणु के अंदर परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर नाभिक। तो सबसे छोटा नाभिक, उससे बड़ा परमाणु, परमाणु से बड़ा अणु, और अणु से बड़ी कोशिका, बस इतना हमें याद रख लेना है। 15, 10, 9, 6, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलो सर, बिल्कुल यही समझ में आ जाता है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, ये बिल्कुल आपको शानदार समझ में आ गया। तो ये हो गए माइनस की घातों पे बात, हमने देखा प्लस की घात हैं कुछ और कुछ माइनस की घात हैं, तो ये हो गया माइनस की घात से बनने वाला प्रश्न। अब एक बार देख लेते हैं कि प्लस की घात से कैसे प्रश्न बनता है। तो पॉजिटिव पावर से जो क्वेश्चन बनता है उसको देखो एक बार, तो या तो प्रश्न आपका सीधा सीधा बन जाएगा कि 10 की पावर -3 कितना होता है, सॉरी 10 की पावर +3 कितना होता है, 10 की पावर +6 कितना होता है, या फिर आपका प्रश्न बनेगा इस प्रकार से जैसे मैं बता रहा हूं। अब देखो जो सबसे बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं, जो बहुत ज्यादा बड़ी दूरियां होती हैं, जैसे यहां से लेकर सूर्य तक की दूरी, भाई बहुत अच्छी खासी दूरी है। तो ग्रहों के बीच की, पिंडों के बीच की जो दूरियां होती हैं उनको बोला जाता है खगोलीय दूरियां। खगोलीय दूरियां, खगोलीय दूरियां यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, और हमें पढ़ने हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस के मात्रक, यानी कि इनको किस में मापा जाता है। भाई ऐसा थोड़ी है
कि तुमसे कोई पूछे, जैसे मान लो चिंटू और चिंटी हैं, तो चिंटी कह रही है चिंटू ते, ए चिंटू न्यों बताओ कि पृथ्वी ते सूरज की दूरी कितनी है। चिंटू कहेंगे रुक जाओ अभी फुटा लाऊं नापूं। इतना सा फुटा जो 30 सेंटीमीटर का होता है उसको लेके भैया चिंटू भैया नापने चल दिए। क्या भाई साहब ऐसा संभव है? या चिंटू भैया कह रहे हैं अरे पगली तो दूरी भी ना पता, ले दूरी यू हो गए, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ले ले इतने मीटर है कुल, तो भाई यू भी ना पढ़ी जा रही। अब तुम देखो इसको कि भैया इसको तुम इतना पढ़ोगे, इतना बड़ा किसी को कैसे समझा पाओगे? तो ये एक सही तरीका नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, बड़ी दूरियों के कुछ मात्रक बना लिए और उनको बोला जाता है खगोलीय दूरियों के मात्रक। तो खगोलीय दूरियों को यानी बड़ी दूरियों को मापने का मीटर किलोमीटर में मापना ठीक नहीं है। तो उनको मापने के जो मात्रक हैं, पहला मात्रक है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल, यहां से बहुत प्रश्न बनता है। प्रश्न आएगा कि खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको मापने का एक मात्रक है? तुम कहोगे बड़ी दूरियों को मापने का एक मात्रक है, ठीक है। अच्छा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक खगोलीय दूरी में, यानी कि एक एयू लिख देगा तो समझ जाना एयू का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी। अगर मीटर पूछे तो तुम लिखना तकरीबन ये 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर होते हैं। अगर किसी ने 1.496 भी पढ़ा हो तो दिल में दर्द मत लाना, 1.496 तकरीबन 1.5 के बराबर ही है। दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है? एक बार बताओ। बहुत बढ़िया रजनीश, हमें समझ में आ गया है। घातों के प्रतीक, घातों के प्रतीक में पुष्पेंद्र भाई एंगस्ट्रॉम का पूछ सकता है, माइक्रो का पूछ सकता है, वो मैंने लिख दिए हैं दोनों के दोनों, ठीक है। बहुत बढ़िया शोहन चौहान जी, बहुत 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 बढ़िया। RWA डिफेंस चैनल किसका है प्लीज बता दो। शिंदे मोहन जी, वो भी आपका ही चैनल है, वो भी हम ही लोगों का चैनल है मेरे दोस्त, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत 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 सारा आभार। वॉइस मिसमैच तो नहीं है शायद, आप अपना एक बार कनेक्शन देख लो इंटरनेट का, ठीक है भाई। चलो, तो ये प्रश्न हो गया कि एक खगोलीय मात्रक जो होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीटर में इतनी होती है। एक दूसरा मात्रक आता है खगोलीय दूरियों को मापने का, जिसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। लाइट ईयर। अब देखो दिक्कत यह है कि इसके पीछे लग रहा है ईयर, वर्ष, तो जो नहीं पढ़ेगा वो क्या सोचेगा? प्रश्न आएगा कि बताओ प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, वो कहेगा यार कैसे कैसे आसान प्रश्न दे दें, वर्ष लग रहा हो तो वर्ष का मतलब कहा समय ही तो है भाई, वर्ष का मतलब क्या समय ही तो है, समय का मात्रक है। लेकिन नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है प्रकाश के द्वारा वर्ष भर में तय की गई दूरी। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश के द्वारा, तो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश एक साल में, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। फिर पूछ सकता है एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, ऐसे ही देगा LY। तो LY का मतलब होता है आपका, ये होता है आपका 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। एक लाइट ईयर इतने तकरीबन इतने मीटर के बराबर होता है, 9.46। गुरु जी, अगर मैं फिजिक्स के सभी क्वेश्चन सही करूं तो आप अपनी वॉच गिफ्ट कर दोगे? एक ज़माना था जब जो चेले हुआ करते थे वो गुरुओं को कुछ दिया करते थे गुरु दक्षिणा में। आजकल के चेले तो यार उल्टा मांगते हैं। कैसे आदमी हो तुम? ठीक है, तुम मेरी वॉच ले जाना भैया, ऐसी बात है तो। लेकिन तुम एकलव्य की तरह क्यों नहीं सोचते हो? मान लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, मैं तुमसे तुम्हारा अंगूठा मांगूं तो तुम्हें दे देना चाहिए। तुम मेरी वॉच ले जाना, मुझे अपना अंगूठा दे जाना, ठीक है। चलो, आपके पढ़ाने का तरीका सबसे हटके है, बहुत 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 सारा आभार। अब एक देखो सबसे जरूरी मात्रक आता है
एक सबसे जरूरी जो मात्रक आता है, तीसरा मात्रक है, और ये है आपका पारसेक। ये है जी आपका पारसेक। पहले मैं इसको अलग कर दूं। ये लो, अब मैं इसको अलग कर दूं तो आता है पारसेक। अब पारसेक भी किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। आपसे पूछा जाएगा कि 1 पारसेक में कितने मीटर होते हैं, 1 पारसेक में कितने मीटर होते हैं। तो 1 पारसेक में तकरीबन तकरीबन 3 × 10⁻16 मीटर होते हैं। ठीक है, 3 × 10⁻16 मीटर होते हैं। अब प्रश्न आएगा, मजे की बात, पेपर में प्रश्न आता है, क्वेश्चन आएगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? बताओ, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, यानी कि डिस्टेंस की लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है। देखो, कभी कभी ना चीजें पूरा समझने के बाद ही समझ में आती हैं, पूरा समझने के। जैसे तब एक अक्षर लिखा नहीं, कोई कोई तो एक अक्षर हेडिंग लिखते ही कहते हैं समझ नहीं आया। तो भाई साहब, कोई कोई होता है, हालांकि आप सब लोग बहुत प्यारे हैं, सबको समझ में आ रहा है, बट मैं किसी किसी प्राणी की बात कर रहा हूँ। भाई साहब, पहले पूरा समझ तो लो। कभी कभी चीज़ें पूरा समझने के बाद बढ़िया समझ में आती हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारा प्यार। विशाल पांडे जी, पारसेक एक मात्रक है, पारसेक एक मात्रक है। बताएंगे आप सभी लोग क्या आंसर बनेगा? तो अलग अलग तभी के सभी के आंसर आ रहे हैं। सभी के विभिन्न प्रकार के आंसर हैं। अब सुनो, हालांकि ज्यादातर बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और आंसर है पारसेक। तो जिन्होंने पारसेक आंसर दिया है वो समझ पा रहे हैं कि हमें किस पे ध्यान देना है, पावर पे। भैया संख्या पे ध्यान मत दो, यहाँ पावर पे ध्यान दो। संख्या छोटी है, पावर बड़ी होती है। 10 है 10, तो 10 की पावर यहाँ कितनी है? 11। यहाँ कितनी है? 15। यहाँ कितनी है? 16। तो सबसे बड़ा मात्रक कौन हो गया? पारसेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। अगर आप रट लोगे तो शायद कभी याद नहीं रखोगे। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को याद रखेंगे तो सारी चीज़ें आपको बढ़िया चकाचक झमाझम तरीके से समझ में आएंगी। तो ये हो गया आपका छोटी दूरियों को मापने के मात्रक। तो बड़ी दूरी हो गई और छोटी दूरियां हो गई। अब एक टॉपिक बच गया है विमा, यानी कि डायमेंशंस। तो छोटी दूरियां हो गई, बड़ी दूरियां हो गई, उनसे बनने वाले प्रश्न हो गए। अब ये कल का टॉपिक है, हालांकि इसको भी फिनिश कर लेते हैं, जिसका नाम है विमा, यानी कि डायमेंशंस। तो मुझे वो बच्चे बताओ जिनको सात के साथ मूल मात्रक पता है। जल्दी से वो हाथ खड़े कर दो जिन्हें सात के साथों मूल मात्रक पता है। जिनको पता है एक बार देख लो। पहला मात्रक था मीटर, दूसरा था किलोग्राम। हालांकि ये इंग्लिश और हिंदी एक ही बात है, बट फिर भी मैं लिख देता हूं ताकि आपके दिल में कोई दर्द ना रहे। उसके बाद है सेकंड, सेकंड। उसके बाद है केल्विन। उसके बाद है मोल। उसके बाद है कैंडेला। उसके बाद है एम्पियर। तो देखो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि विमा बहुत आसान टॉपिक है, अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश ना करें। तो कृपया करके बहुत ज़्यादा गहराई में मत जाना। जिस टॉपिक में गहराई में जाएंगे उसमें जितनी ज़रूरत होगी, और जिसमें ज़रूरत ही नहीं है केवल उतना ही प्रश्न आता है, उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। जैसे इस टॉपिक में गहराई में नहीं जाना, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर मात्रक की बात करें, देखो मात्रक अलग चीज़ है, विमा अलग चीज़ है। अगर विमा की बात करेगा तो सिर्फ मीटर देखते ही एल लिख देना, किलोग्राम देखते ही एम लिख देना, सेकंड देखते ही टी लिख देना, केल्विन देखते ही छोटा टी लिख देना, या फिर इसकी जगह थीटा भी लिख सकते हो। ये एक सिंबल होता है, एक संकेत होता है थीटा। मोल देखते ही एम ओ एल लिख देना, कैंडेला देखते ही आई लिख देना, एम्पियर देखते ही ए लिख देना। देखो कैसे। एक प्रश्न आ गया, प्रश्न आता है, मान लो कि चाल की विमा बताओ। चाल की विमा बताओ, यानी कि स्पीड की, स्पीड की डायमेंशन बताओ। तो चाल की विमा के लिए आपको
चाल का मात्रक आना सबसे जरूरी है, क्योंकि भैया मात्रकों से ही तो विमा बनेंगी। चलो हमें तो आता है, क्योंकि चाल का मात्रक तो कल ही पढ़ा था। इसकी यूनिट जो होगी, इसका जो मात्रक होगा ये होगा भैया जी मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। बोलिए मैं सही कह रहा हूं? मीटर पर सेकंड। क्या इसका मात्रक यही है? अब तुम्हें विमा बनानी है। बहुत सारे बच्चों का लगातार सवाल ये रहता है कि विमा समझ में नहीं आती है। मैं तो कहता हूं उसमें समझने जैसा ही कुछ नहीं है। आपको मात्रक आते हैं, विमा बन जाएंगी। अगर आपको मात्रक आते हैं तो विमा आप बना लोगे आराम से। अब देखो, मीटर की जगह क्या लिखोगे अगर आप विमा बनाओगे इसकी? अब जो बच्चा इस क्लास को ले रहा होगा उसका कभी डाउट नहीं आएगा, लेकिन जो बीच में से जुड़ेंगे ना प्राणी, उनको हमेशा डाउट रहेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ये क्लास सबसे बेसिक क्लास है। तो मीटर को देखते ही क्या लिख दोगे? एल, लो लिख दिया। सेकंड को देखते ही आप क्या लिख दोगे? टी। और वैसे तो इनको ब्रैकेट में लिखा जाता है, लेकिन हमें कौन सा पेन पेपर मतलब डेस्क्रिप्टिव टाइप पेपर करना है, इसलिए ब्रैकेट को हम इग्नोर करेंगे, उससे समय वेस्ट होगा। तो आप ये मत कहना गुरुजी ब्रैकेट ना लगाया गलत है गई, नहीं, मैं केवल ऐसे ऐसे लिखता रहूंगा एल बटे टी। अब या तो ऑप्शन में ऐसे मिलेगा या फिर इसकी पावर कितनी है। जब कोई पावर ना दिखे तो एक कह देना। अब ये ऊपर जाएगा तो पावर अभी किसकी है? प्लस की, कोई चिन्ह नहीं है, प्लस मानेंगे, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो इसकी विमा हो गई एल टी माइनस वन। गजब का आंसर सभी बच्चों का है। भाई साहब एम मत लिखना मीटर के लिए मेरे दोस्त, मीटर से एम मत लिखना। मीटर एक लेंथ है, लेंथ इसलिए एल आता है। ये मास है इसलिए एम आता है, समझो। मीटर के लिए एल लिखोगे, किलोग्राम के लिए एम लिखोगे। अब मुझे एक बार बता दो, ये नहीं सोचना है विमा होती क्या है, होती क्या है में तो फिर बहुत गहराई में जाएंगे, वो 12वीं 8वीं की बात है, नहीं छोड़ना उनको। अगर हम 10वीं स्तर पे देखेंगे, 10वीं स्तर की साइंस आपके पेपर में आएगी, तो बस हमें ये देखना है कि ठीक है मात्रक आता है, विमा बना देंगे, इससे बाहर कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए क्या ये समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। टाइम का पता ही नहीं चला, अमन कुमार। अगर आप ध्यान से पढ़ते ना, जैसे फिल्म में टाइम का पता नहीं चलता, फिल्म में कैसे लगे लास्ट में यार और आधे घंटा की होती, क्योंकि हम मन से देख रहे हैं। मन से लोगे क्लास को तो कभी भी टाइम का पता नहीं चलेगा। चलो बहुत बढ़िया विशाल पांडे, बिल्कुल 12th में डिटेल में जाते हैं हम। ओके की रिपोर्ट है, इतना बस समझो, मेरा वादा है बोर्ड से बाहर कुछ नहीं जाएगा। कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा घात क्या होती है। मेघाराम कहते हैं आपने बॉडी बनाई है, जिम जाते हो क्या? क्या जरूरत है यार बॉडी बनाने के लिए जिम जाने की? जैसे हर एक आदमी के यहाँ साप्ताहिक बाजार लगते हैं, हमारे यहाँ मंगल बाजार लगता है। मंगल बाजार में दर्जन के हिसाब से बिकती हैं। 1 दर्जन उठा लाया मैं तो। 1 दर्जन 1.5 साल 2 साल चल जाती है, आराम से रखी हुई है। एक लगा ली मैंने, 12 बक्से में रखी हुई हैं। बहुत बढ़िया। आपसे पढ़कर ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, अरे यार भाई तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन ट्यूशन व्यूशन उतना रखना, अगर मान लो फाइनेंशियल दिक्कत भी है तो बस जितना काम चल जाए। मैं सच बताऊं तो मैंने हमेशा अपना खर्चा ग्रेजुएशन के बाद खुद चलाया था, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के। कभी कभी बीच में लालच भी आता था पैसों का, तो ज़्यादा ट्यूशन हो जाते थे, फिर अपनी पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता। कोई भी अगर मेरा प्यारा सा बहन भाई ट्यूशन पढ़ाते हो तो केवल इतना पढ़ाना बस कि जो अपना खर्चा चल जाए, उससे कमाना मत, ना तो फंस के रह जाओगे उसी में। ठीक है भैया? चलो जी, ये बात हो गई किसकी? विमाओं की। अब हालांकि समय नहीं है तो इसलिए इस चैप्टर को कल आगे बढ़ाएंगे, और कल इसमें हम बहुत शानदार शानदार सी बातें पढ़ेंगे। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है नीचे कि अनंत राशियों की अनंत विमाएं संभव हैं। तो हम लिखेंगे कि इनफाइनाइट डायमेंशंस आर पॉसिबल। इनफाइनाइट डायमेंशंस आर पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब क्या है भाई? राशियां कितनी होती हैं? राशियों की संख्या अनंत है। राशियां तो बहुत सारी हैं, हर एक राशि के साथ एक मात्रक है और एक मात्रक के साथ एक विमा है। तो हर एक राशि की एक विमा है, तो अनंत राशियां हैं तो अनंत ही विमाएं हैं। ठीक है जी? तो अभी अगर मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो वो बीच में रह जाएगा। इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं, कल एक बहुत शानदार सी चीज़ पढ़ेंगे ट्रिक के साथ, निश्चित ही आपको मज़ा आ जाएगा उसमें। तो आज के सेशन को यहीं तक रहने देते हैं। देखिए भैया,
मेरी कोशिश तो रहती है कि स्क्रीन पे जो भी आपके जायज़ डाउट हैं, जो भी आपके जेन्युइन डाउट्स हैं, उनके आंसर मैं अवश्य करूँ। चाहे मुझे नहीं भी पता होता तो मैं आपसे बोल देता हूँ, ग्रुप में मुझे टैग कर देना और मुझे आप शाम को पूछ सकते हैं। बाकी किसी का जेन्युइन डाउट अगर पढ़ाना भी होता है, इधर भी फेस होता है कभी-कभी। दरअसल होता क्या है कि जब आप हमारा फेस इधर है, अब आप कमेंट करोगे, आपको लगेगा कि यार मैंने तो अभी कमेंट करा और मास्टर जी मेरे कमेंट इग्नोर मार रहे हैं। ऐसा नहीं होता, आपके जो कमेंट है तकरीबन 30 सेकंड लेट आते हैं। तो हो सकता है कि मेरा फेस उधर हो, आपको लग रहा है कि मेरा फेस इधर है, तब आप कमेंट कर रहे हो। तो भैया जिसका कमेंट रह जाता हो उसके लिए नाराज़ मत हुआ करो। ऑनलाइन में आप लाल-लाल इमोजी भेज के नाराज़ होते हो। डाउट ग्रुप दिया ही इसलिए है। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ तुम इसलिए नाराज़ होते हो कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, जबकि ये पढ़ने का समय है। डाउट ग्रुप पे जब डाउट सॉल्व करने का समय है, तब तुम ये कहते हो क्लास में मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। डाउट ग्रुप में क्लास की बात है, क्लास में डाउट ग्रुप की बात है। तो ऐसे उल्टा मत करो। डाउट ग्रुप में आराम से सवाल पूछो। आपको अगर सिलेबस छोड़िए, अगर आपको सिलेबस से हट के भी कुछ पूछना है, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में जानकारी, आपके सहयोग से डिफेंस चैनल जो है उसको मैं ही देखता हूँ, तो अच्छी खासी ऊपर वाले के आशीर्वाद से आपके सहयोग से जानकारी है नोटिफिकेशन वगैरह की, मैं आपकी मदद उसमें भी कर सकता हूँ। आप ज़रूर मुझे टैग करके पूछ सकते हैं। हाइट, वेट, चेस्ट कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो बिल्कुल पूछें। रिप्लाई आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डेली डेली मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी भाई देखो, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत के बगैर ना तो कुछ संभव है और ना ही कभी आपकी पूछ होती है। मैं आपसे एक बात कहूँगा कि कोशिश करो, मेरी एक बात हमेशा रहती है, प्रैक्टिकल लाइफ में जीने की, मतलब अपनी व्यवहारिक ज़िंदगी में जीने की। प्रैक्टिकल लाइफ कैसी हो भैया जी? हम प्रैक्टिकल लाइफ में ना जी रहे। प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब होता है कि दुनिया जैसी है उसे वैसा समझो। इसका मतलब क्या है? दरअसल क्या होता है कि हम हर आदमी से उम्मीद करते हैं कि हर आदमी हमारी रेस्पेक्ट करे, हमारी इज्जत करे, लेकिन ये हम बेकार की बात सोच रहे हैं। क्योंकि आप सोचो, अपने आप ही अंदर से इज्जत किसके लिए निकलती है? मान लो एक शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए निकलेगी, अपनी ज़िंदगी में जो सफल है पढ़ लिख के उसके लिए, पढ़ लिख के जो सफल है उसके लिए इज्जत निकलेगी, है नहीं? तो आपके लिए भी किसी के दिल में से इज्जत तभी निकलेगी जब आप अपनी ज़िंदगी में सफल हैं। ये एक बड़ा ही कड़वा सच है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, किसी को दोषी मत ठहराइए, ये आपके अंदर से आता ही तब है। इसलिए अपने आप को सफल बनाइए, दुनिया को बदलने की बजाय अपने आप को बदलिए। और अगर आप मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं, मैं क्यों इतनी स्थितियों को नज़दीकी से समझ पाता हूँ, क्योंकि शायद मैं भी मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ और स्टूडेंट वाली फेज़ में मैंने भी सारी वो परिस्थितियाँ देखी हैं जिनको आप सहन कर रहे होंगे। हर तरह की परिस्थितियों को मैंने देखा है। इसलिए मध्यम वर्ग के लोगों के पास केवल अगर अपने समय को बदलने का कोई औजार है, हथियार है, तो वो केवल कलम है। हम कलम के माध्यम से ही अपने समय को बदल सकते हैं। इसलिए पढ़ाई करो, मेहनत करो। 8-8, 10-10 घंटे आप फ़ोन पे क्लास लेते हैं, तो उसके साथ भैया रात को सोने से पहले 1 से 1.5 घंटे रिवीजन ज़रूर करो। आपकी बहुत सारी समस्याएं इससे दूर होंगी। पहली समस्या कि पढ़ो तो सब कुछ लिया, ऐसा लग रहा है याद नहीं हो रहा, सबके साथ होगी। एक बार थम्स अप करो जिसके साथ ये समस्या है। एग्ज़ाम जितना नज़दीक आएगा आपको लगेगा भूल रहे हैं, क्योंकि आपने कभी रिवाइज ही नहीं किया। दरअसल हमारा दिमाग भूलने के लिए बना है। दुनिया भर की चीज़ों को हम पढ़ते चले जाते हैं बस में बैठे हुए, दुकानों के नाम ही पढ़ रहे हैं, चोटी वाला साबुन, ये वाला साबुन। अब भैया दिमाग उनको भूलेगा ना तो फट जाएगा ना, इसलिए दिमाग भूलने के लिए बना है। बट अगर आप रिवीजन करोगे, इसका मतलब आप दिमाग से कह रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको तुम याद रखो, तो वो टेम्परेरी मेमोरी में से परमानेंट मेमोरी में डाल देगा। ये साइंटिफिक तरीका मैंने आपको बताया है। इसलिए भैया सोने से पहले रिवीजन जरूर करो। मैंने भी स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी जी है, इंजीनियरिंग की तैयारियां मैंने की हैं, मेरी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, और इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। जितना आप सिलेबस पढ़ रहे हो उसका करीब 10 गुना सिलेबस होता है। तो बस मैंने यही चीज़ महसूस की कि अगर आप सारी चीज़ों को एक साथ याद रखना चाहते हो तो सिर्फ आपको जितनी बार ज़्यादा हो सके रिवीजन करो। कहते हैं ना कि टीचर्स ने पढ़ा दिया, खुद से भी मेहनत करो। यहाँ पे खुद से आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। आपको ना किताबें पढ़नी है, ना कोई अलग से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सेट आपके लिए चल रहे हैं, टीचर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, किताबों की जरूरत नहीं है। बस मैं कहूँगा खुद से मेहनत के नाम पे आप सोने से पहले जितना भी दिन भर में आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो। अगले दिन देखना सारी की सारी चीज़ें तुम्हें पीछे की याद रहेंगी। कोई टीचर अगर किसी नेक्स्ट क्लास में पीछे की किसी क्लास के बारे में कोई बात करेगा, आपको पूरा चैप्टर याद आ जाएगा, जो कि शायद अभी नहीं आता होगा। सबसे बड़ी कमी अगर मैं स्टूडेंट लाइफ में देखता हूँ तो वो सिर्फ रिवीजन की कमी है। रिवीजन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि किसी भी एक पढ़ी हुई चीज़ को दोबारा पढ़ने में मज़ा नहीं आता। किसी भी काम को कर लो, जब कोई काम हम पहली बार करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन धीरे धीरे बोरियत होने लगती है। पहली बार आप सीख रहे हो, ये मज़ा आ रहा होगा, लेकिन दोबारा पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन मज़े से सिलेक्शन नहीं होते हैं। सिलेक्शन हमेशा मज़े की हदों से ऊपर जाके होते हैं। जब तुम ऐशो आराम, शौक, अपना कंफर्ट ये सब छोड़ दोगे ना,
तब जाके कहीं सिलेक्शन होते हैं। मज़े की लिमिट से ऊपर उठ के हमेशा सिलेक्शन होते हैं। तो रिवीजन भैया ज़रूर करो। ऐसे ही जो मुझे बातें ज़रूरी लगती हैं, अगर हमारे पास कभी 2-4 मिनट का समय रहेगा तो ज़रूर मैं उनको शेयर करूँगा। मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद।